इस वीडियो में दोस्तों हम डीएलएड फर्स्ट ईयर हिंदी का चौथा यूनिट डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पढ़ना सीखना। ये यूनिट दोस्तों आपके 12 नंबर का है और बहुत ही आसानी से आप इस यूनिट को कवर कर पाएंगे। कंप्लीट सारे नोट्स दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। और अगर लोकमी स्टडी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं पढ़ने का अर्थ क्या होता है, पठन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए इसमें आपको ऐड करना है भाषाई कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, जिनके बारे में दोस्तों हमने पिछले यूनिट में डिस्कस किया था। वो दोस्तों यहाँ पर भाषाई कौशल है और भाषा के उक्त 4 कौशलों में पढ़ना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें बालक लिखित या मुद्रित पाठ्यांश, वर्णों, शब्दों, वाक्यों और अनुच्छेदों को जोर से बोल करके या फिर मन में पढ़ करके उनका भाव ग्रहण करता है, उनका अर्थ ग्रहण करता है। और इसके बाद में अगला है, यदि बालक अनुच्छेद को पढ़ने के पश्चात भी उससे प्रश्न पूछने पर अपेक्षित उत्तर नहीं दे पाता है तो स्पष्ट है कि उसने अनुच्छेद का सिर्फ वाचन ही किया है, उसका पठन नहीं किया है। पठन क्या होता है कि आपको उसका भाव ग्रहण करना होता है, उसका अर्थ ग्रहण करना होता है, जोर से पढ़ करके या फिर मन में पढ़ करके उसका भाव ग्रहण करना होता है, तभी आपका सही मायने में पठन होता है। अगर आपसे प्रश्न पूछने पर भी अगर आप उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो तो आपने सिर्फ उसका वाचन किया है, उसका पठन नहीं किया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगर आपको पठन की परिभाषा के बारे में पूछता है तो दोस्तों ये लाइनें आपको लिखनी है कि किसी लिखित या मुद्रित पाठ्य वस्तु, भाषा या चित्र को देख करके उसके भाव या आशय को समझना पठन कहलाता है। ये लाइनें आपको परिभाषा अगर आपको पूछी जाती है, 1 नंबर का प्रश्न आपके आ सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पठन शिक्षण क्या होता है? तो पठन ऐसी प्रक्रिया है जिसे बालक सीख कर ही प्राप्त करता है। क्रमबद्ध विधि पूर्वक बालक को पठन करने का अभ्यास देना पठन शिक्षण कहलाता है। विदित है कि हिंदी भाषा में जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, अतः बालक पढ़ना जितना शुद्ध जान जाए उतना उसका लेखन शुद्ध हो जाएगा। पठन शिक्षण से आशय है बालकों को वर्णमाला सिखाने से। इसके बाद में दोस्तों आगे अगला पैराग्राफ में आपको ऐड करना है कि बालक के मस्तिष्क में 2 प्रकार के बिंब बनते हैं। पहला बनता है दृष्टि बिंब और दूसरा बनता है ध्वनि बिंब। कुछ आपको देखिए थोड़ी सी आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। दृष्टि बिंब यानी कि हम जो आंखों से देख रहे हैं उसे समझ पा रहे हैं, और ध्वनि बिंब यानी कि हम किसी ध्वनि को सुन करके हम पहचान पाएँ कि ये उस वस्तु की या उस मनुष्य की या उस जानवर की आवाज़ है, तो ध्वनि से ही हम पहचान पाएँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ दिनों बाद जब वह गाय देखता है तो देखने से अचानक उसके मुंह से गाय शब्द निकलता है। स्पष्ट है बालक के मस्तिष्क में गाय का दृष्टिबिंब स्पष्ट रूप से बना हुआ है। दृष्टिबिंब बनाने में दृष्टि का उपयोग होता है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है दृष्टिबिंब और ध्वनि बिंब के बारे में। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके देखिए, शब्द को देखते ही उसको पहचान लेना शब्द बिंब का ही परिणाम है। और बालक जब अप्रत्यक्ष या अस्पष्ट गाय के रंभाने की ध्वनि को सुनते ही जब वह पहचानता है कि गाय बोल रही है, ध्वनि मात्र से पहचानना ध्वनि बिंब है। और कभी कभी बालक दृष्टिबिंब ध्वनि बिंब के सहयोग से अपने मन में नए नए भावों व विचारों का चिंतन करता है, तो वह भाव बिंब कहलाता है। ये सब दोस्तों बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। पढ़ने सीखने के विभिन्न उपागमों का प्रश्न भी दोस्तों इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला उपागम है आपके वर्ण विधि को लेकर के। तो वर्ण विधि के अंतर्गत वर्णों की सीधे पहचान कराई जाती है, यथा ए आ ई आदि जो स्वर हैं तथा क ख ग घ आदि व्यंजनों के लिखित रूप की पहचान कराना है। उन्हें उनकी ध्वनियों के साथ संबंधित करना, इसके लिए लकड़ी या किसी धातु से बने हुए वर्णों की सहायता भी ली जा सकती है। इस विधि में वर्णमाला पर विशेष बल दिया जाता है। वर्ण विधि में वर्णों पर अधिक बल दिया जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट है शब्द विधि। और शब्द विधि में देखिए, शब्द विधि में शब्दों पर बल दिया जाता है और शब्द के माध्यम से वर्ण सिखाए जाते हैं, और अधिक शब्द बनाने की क्षमता वाले वर्णों को पहले पढ़ाया जाता है और उसके बाद में कम क्षमता वाले जो शब्द होते हैं उनको बाद में पढ़ाया जाता है। और इस विधि में वर्णों के वर्णमाला के क्रम में से नहीं सिखाया जाता है, परिचित वस्तु के परिचित नाम का प्रयोग ही वर्ण बोध के लिए किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद में नेक्स्ट है आपके वाक्य विधि। और वाक्य विधि में देखिए, यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि वाक्य की भाषा की अर्थपूर्ण इकाई है, इसलिए वर्णों को सिखाने के लिए भी प्रारंभ में वाक्य ही प्रस्तुत करना चाहिए। उस वाक्य में इस प्रकार के मूल शब्द होने चाहिए जिनके विश्लेषण से अपेक्षित वर्ण प्राप्त हो सके। इसके लिए आज्ञार्थक वाक्य उपयुक्त होते हैं क्योंकि वे लघुतम होते हैं, जैसे अमर, आ, घर चल, छत पर चढ़,
चित्रों और वाक्यों द्वारा सार्थक संदर्भ उपस्थित करके वाक्यों के शब्दों को अलग अलग कर एक एक का विश्लेषण किया जाता है। ये दोस्तों वाक्य विधि हो गई। और इसके बाद में अगला है व्यवहारिक अथवा संयुक्त विधि। उसमें देखिए, शिक्षण विधियां साधन है, साध्य नहीं। इन सभी विधियों का उद्देश्य वर्ण बोध कराना है। प्रत्येक विधि की अपनी सीमाएं और अपने गुण हैं। व्यवहारिक दृष्टि यह है कि विद्यार्थियों की आयु, रुचि, स्वभाव तथा समय और सामग्री की सीमाओं को देखते हुए इनमें से कोई दो या दो से अधिक विधियों को एक साथ प्रयोग में लिया जाता है तथा एक ही समय पर उपयोग में लाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस चौथे पॉइंट में। और आगे बढ़ते हैं, बच्चों द्वारा पढ़ना सीखने के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पढ़ना सीखने को स्पष्ट और किन्हीं चरणों में बांटना दोस्तों संभव नहीं है। कोई भी स्तर अपने पहले के स्तर से और बाद के स्तर से पूरी तरह अलग नहीं हो सकता। यह इसलिए भी दोस्तों पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है क्योंकि पढ़ना सीख रहे 4 साल के बच्चे भी मौखिक भाषा कौशल के जरिए मौखिक भाषा कौशल के नज़रिए से वयस्क हैं। पढ़ने के कौशल में सिर्फ ध्वनि इकाई को पहचानना, उच्चारित कर पाना, वाक्य संरचना व व्याकरण का ज्ञान और ध्वनि के उतार चढ़ाव का बोध ही नहीं बल्कि संदर्भ से समझने, अनुमान लगाने, तर्क करने और पाठक के अपने अनुभव का इस्तेमाल करना भी इसमें शामिल होता है। इसलिए पढ़ने के कौशल के स्तर को बच्चों के सीखने की क्षमता और आयु के आधार पर तकनीकी तौर पर ही अलग अलग किया जा सकता है। इसमें स्तरानुसार काम करते हुए भी शिक्षक की तरह से एक लचीले रवैये की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। और अगर आपको यहाँ पर दोस्तों इसके चरण पूछता है तो पहला चरण है पठन पूर्व की स्थिति। जब बालक बच्चा जब बच्चा घर से विद्यालय आता है तब भले ही वह लिखने से अनभिज्ञ हो मगर भाषा के मौखिक रूप से भली भांति परिचित होता है। और विद्यालय में प्रवेश से पूर्व बच्चे के पास सैकड़ों शब्द होते हैं जिनका वह रोजमर्रा के जीवन में विभिन्न संदर्भों के साथ प्रयोग करता होता है। भाषा का यह मौखिक रूप बच्चा आमतौर पर अनुकरण से सीखता है। यथा माता, माँ, पानी, है ना, और पापा, रोता, रोटी, दूध इत्यादि जो शब्द होते हैं, ये कुछ बच्चा जो है दैनिक दिनचर्या में अपने घर वालों से सीखता है, अपने परिवार से सीखता है। इसमें बच्चों को स्कूल में पारिवारिक वातावरण का एहसास होगा और वह सहज रूप से पठन की तरफ अग्रसर हो पाएगा। इसके बाद में दोस्तों सेकंड पॉइंट है आपका पठन का प्रारंभिक चरण। तो पढ़ने का यह शुरुआती और महत्वपूर्ण चरण है जिसमें बच्चे यह सीख रहे होते हैं कि जिस तरह से अब वे अपने आसपास के जगत को देखते हुए समझ रहे हैं और अर्थ दे रहे होते हैं, उसी तरह से लिखित और छपी हुई सामग्री से में भी अर्थ होता है और उसको देख करके या फिर पढ़ करके अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। इस स्तर पर पाठ का अर्थ ग्रहण करने के साथ ध्वनि इकाइयों को पहचाने। इस स्तर पर बच्चे लिखित सामग्री को भी चित्र की तरह पढ़ रहे होते हैं। इस अवस्था में इस अवस्था में चित्र दिखाते हुए बच्चों को उनका विवरण सुनना, चित्र में शामिल चीज़ों पर बात करना, चित्र के संदर्भ में खुले सवालों के जरिए बच्चों की बात करना आदि करवाए जा सकते हैं। ये कुछ पॉइंट दोस्तों ध्यान रखने हैं यहाँ पर। और इसके बाद में संक्रमण काल। तो देखिए, संक्रमण काल में आपको लिखना है पठन के स्तर का दायरा व्यापक है। इसमें कुछ शब्दों को पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे बच्चे को लेकर के एक छोटे अनुच्छेद को पढ़ करके समझने की कोशिश कर रहे बच्चों तक को शामिल किया जाना चाहिए। पढ़ना सीख रहे बच्चों को सबसे ज़्यादा उसी स्तर पर लगता है। इस स्तर पर पढ़ना सिखाने के लिए मज़ेदार कविताएं तथा छोटी कहानियां उपयुक्त चयन है। ऐसी कविताएं ज़्यादा उपयोगी होती है जिसमें वाक्यों का दोहराव हो या एक ही तरह की वाक्य संरचना में एक से दो शब्द बदल करके बार बार उनका उपयोग किया जाता हो। तो ये आपको संक्रमण काल में ध्यान रखने हैं पॉइंट्स को। और उसके बाद में दोस्तों आपके चौथा पॉइंट है द्रुत गति पठन चरण। तो इस चरण पर पाठ को पढ़ करके समझ रहे और द्रुत गति से पढ़कर पाने वाले बच्चे आते हैं। इस स्तर के बच्चों के साथ उनकी कक्षा की सभी विषयों की पाठ्य पुस्तक में दिए गए काम कराए जा सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों इसके लिए इस स्तर के बच्चों को शब्द बदल करके बार बार उनका उपयोग किया गया होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है पढ़ना सिखाने हेतु विधाएं कौन कौन सी है। तो पढ़ना सिखाने में निबंध, कहानी, आत्मकथा व जीवनी, संवाद तथा कविता अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निबंध के बारे में। तो देखिए, निबंध के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए, निबंध को छोटी छोटी इकाइयों में बांट करके अलग अलग विद्यार्थियों द्वारा प्रत्येक इकाई का पठन कराया जाना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है
पठन से पूर्व विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जा सकते हैं, जिनका उत्तर पठन के पश्चात पूछा जा सकता है। प्रश्न ज्ञानवर्धक होने चाहिए। उसके बाद में सेकंड है कहानी के बारे में। तो देखिए, कहानी के बारे में पहला पॉइंट है सप्रभाव भावपूर्ण वाचन कहानी के लिए आवश्यक है। कहानी के पठन में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। और सेकंड पॉइंट है पूरी कहानी का वाचन होने के पश्चात ही उस पर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपकी आत्मकथा या जीवनी का। और इसमें आपको दोस्तों पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था के आधार पर इनकी इकाइयाँ बनाई जा सकती हैं। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है कि एक इकाई के पठन के पश्चात प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पर इनके पाठ के अंत में संपूर्ण रचना पर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी को प्रेरणा प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है आपके यहाँ पर संवाद के बारे में। तो संवाद के बारे में देखिए, आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट है विद्यार्थियों में पात्रानुसार संवाद बांटें और उनसे अपना अपना संवाद पढ़वाएं। और उसके बाद में सेकंड है संवाद के पाठों को दृश्यों के आधार पर छोटी इकाइयों में बांटा जा सकता है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट है संवाद का पठन उसी रूप में होना चाहिए जैसे वक्ता अपनी ही बात कह रहा हो। इसके बाद में दोस्तों अगला पॉइंट है संवाद पढ़ते समय उपयुक्त शब्दों पर बल देना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला है कविता पाठ में। देखिए, पहला पॉइंट है ध्वन्यात्मक कविताओं को तुक और लय का ध्यान रखते हुए पढ़ना चाहिए। और उसके बाद में सेकंड है विचारात्मक कविता को धीमी गति से पढ़ें ताकि विचार का बिंब भी बन सके। ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको इनमें ध्यान रखने हैं। और इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है पढ़ने की मूल्यांकन के संकेतक क्या क्या हैं। तो देखिए, पहला संकेत है आपके आनंद लेते हुए कविता को पढ़ना, आवश्यकता अनुसार शब्दों पर बल देना, पढ़ी गई कविता को अनुमान से आगे बढ़ाना, कविता कहानी का अर्थ समझते हुए पढ़ पाना, पढ़ी की जा रही सामग्री में आई अपरिचित शब्दों का संदर्भ के आधार पर मतलब ढूंढना। और छठा पॉइंट है पढ़ी गई सामग्री को अपनी तरह से प्रस्तुत कर पाना। जो आपने कहानी सुन ली है उसको अपने शब्दों में दूसरे व्यक्ति को सुना पाना। उसके बाद में अगला है परिवेश में उपलब्ध पठन सामग्री जैसे पोस्टर, विज्ञापन बोर्ड, सड़क संकेतों, स्कूल, दुकानों के नाम, स्कूल में लिखी गई इबारतों और आदि को पढ़ पाना और उनके प्रति समझ बना पाना। और आठवां पॉइंट है चित्रों को लिखित सामग्री से जोड़ते हुए घटनाओं के बारे में अनुमान लगाना, साथ ही अपने अनुमान के लिए तर्क भी सुझाना। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है पोस्टर, विज्ञापन, साइन बोर्डों से अब पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की तरफ प्रोत्साहित होना। और 10वां पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों में अपनी पसंद की पुस्तकों, चित्रकथाओं, कॉमिक्स आदि पढ़ना और उन्हें पढ़ने के लिए ललक पैदा होना। और उसके बाद में दोस्तों 11वां पॉइंट है भिन्न भिन्न विधाओं को पढ़ने में रुचि दिखाना और किसी खास विधा के प्रति आकर्षण प्रदर्शित करना। और 12वां पॉइंट है तरह तरह की पठन सामग्री का संकलन करना और उन्हें पढ़ने के लिए लालायित रहना। और इसके बाद में दोस्तों अगला 13वां पॉइंट है नए तथा अपरिचित शब्दों के अर्थ ढूंढने के लिए सिर्फ अनुमानों पर या फिर सिर्फ बड़ों की मदद पर ही निर्भर नहीं रहते हैं, अपितु शब्दकोश की सहायता भी ले लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है कि आपके पढ़ने के मूल्यांकन के 2 संकेतक बताइए या फिर 4 संकेतक बताइए। इस तरह का प्रश्न आ सकता है। तो इन कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगर निबंधात्मक आता है तो फिर आपको सारे करने पड़ेंगे, तो आपको एक बार थोड़ा सा इनको याद करने की कोशिश करनी है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है पठन कौशल विकास के लिए विद्यार्थी, शिक्षक, छात्राध्यापक को किन किन बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। तो देखिए, पहला बिंदु है विद्यार्थी को आत्मविश्वास के साथ निसंकोच पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। निसंकोच पढ़ने का अवसर दिया जाना चाहिए। इसके लिए अनुकरण, वाचन, मौन पठन, कविता पाठ, कहानी पठन आदि का सहयोग लिया जाए। और सेकंड पॉइंट है प्रसंग तथा अवसरानुकूल स्वर में ओजस्विता और माधुर्य का समावेश होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। और इसके बाद में चौथा पॉइंट है उचित गति, यति, विराम चिन्ह को ध्यान में रख कर के पढ़ना चाहिए। अतिशीघ्र यानी कि बहुत जल्दी जल्दी बोलना, अति उच्चतार स्वर यानी कि बहुत जोर से उच्च स्वर में बोलना और अति मंद यानी कि धीमे स्वर में बोलना भी दोस्तों पढ़ने के लिए दोषपूर्ण है। तो आपको उचित गति, यति, विराम चिन्ह को ध्यान में रख करके पढ़ना चाहिए। उसके बाद में 5वां पॉइंट है भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता, उचित मुद्रा व भाव भंगिमा के साथ पढ़ना चाहिए। और छठा पॉइंट है संदर्भ पुस्तकों को पढ़ते रहने का अभ्यास, कठिन शब्दों के अर्थ हेतु शब्दकोश का उपयोग करना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं आपके पठन कौशल विकास के लिए।
विद्यार्थी शिक्षक यानी कि छात्राध्यापक को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए, तो ये कुछ बिंदुओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों अगला प्रश्न है, पठन में अभिरुचि विकास करने के उपाय कौन कौन से हैं। तो देखिए पहला उपाय है चित्र पठन, यानी कि प्रारंभ में चित्र पर वार्तालाप या चित्र आधारित कथनों को स्पष्ट करवा करके आप अपने पढ़ने में रुचि यहाँ पर जागृत कर सकते हो। चित्रों के माध्यम से कहानी या जो कविता आप पढ़ाना चाह रहे हो उसके प्रति विद्यार्थियों में रुचि पैदा कर सकते हो। उसके बाद में सेकंड है मौखिक कार्य, यानी कि वार्तालाप और प्रश्नोत्तर के माध्यम से मौखिक कार्य के दौरान आप यहाँ पर अभिरुचि विकास कर सकते हो। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है पठन सामग्री, यानी कि कार्ड, मॉडल, पत्र पत्रिका आदि रंगीन वस्तुओं के माध्यम से। और चौथा पॉइंट है पाठ्य पुस्तक रंगीन चित्रों वाली, मोटे अक्षर, सुंदर कागज वाली पुस्तकों के माध्यम से अभिरुचि का विकास कर सकते हो। और पांचवा पॉइंट है पुस्तकालय या वाचनालय के माध्यम से। और छठा पॉइंट है दृश्य सर्वे साधन, यानी कि रिकॉर्ड, रेडियो, ग्राफ, श्यामपट, टीवी आदि के माध्यम से अभिरुचि विकास हो सकता है। और सातवां पॉइंट है कक्षा अलंकरण, कक्षा को अच्छे अच्छे चार्ट, चित्र, आदर्श वाक्य, श्लोक, शुक्तियों आदि से अलंकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, कैसे समझाइए। तो देखिए पढ़ना एक एकाकी प्रक्रिया नहीं है, इसमें कई प्रक्रियाएं शामिल हैं। पढ़ते वक्त भाषा के उपयोग से जुड़ी 3 तरह के संकेत हमारे ध्यान में आते हैं। पहला है अक्षरों की आकृतियाँ और उनसे जुड़ी ध्वनियाँ, दूसरा है शब्दों का अर्थ, और तीसरा है वाक्य विन्यास, यानी कि जैसे प्राय विशेषण का संज्ञा से पहले आना। ये कुछ वाक्य विन्यास हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों भाषा का इस्तेमाल करते समय हम 3 तरह के संकेतों से जुड़ी अपेक्षाओं को हम इन तीनों तरह के संकेतों से जुड़ी अपेक्षाओं के आदी हो जाते हैं। ये अपेक्षाएं ही अनुमान या भविष्यवाणी के आधार पर छपी हुई सामग्री का वह अंश पूरा करने में हमारी मदद करती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये चौथा पॉइंट तो इस तरह से दोस्तों हमने इस वीडियो में आपका चौथा यूनिट हिंदी का डिस्कस कर लिया है। और इसके कुछ पॉइंट्स को दोस्तों हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, पिछले थर्ड यूनिट में और सेकंड यूनिट में भी हमने कुछ पॉइंट्स पर बात करी है। तो आप दोस्तों जब सारे यूनिट्स एक साथ देखेंगे तो आपके काफ़ी पॉइंट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बार बार दोस्तों रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जब सारे यूनिट्स एक साथ देखेंगे तो आपके काफ़ी पॉइंट्स अलग अलग यूनिट्स में कवर हो जाएंगे, और जो कि दोस्तों आपकी तैयारी के लिए मददगार रहेंगे। तो कम समय में दोस्तों हमने चौथा यूनिट कवर कर लिया है। इन सभी टॉपिक्स पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखिए इंपॉर्टेंट बात, आपको पढ़ने के बारे में ध्यान रखना है। पढ़ना क्या होता है, किस तरह से पूरा जो अर्थपूर्ण ग्रहण करना होता है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। साथ ही साथ उद्देश्य आदि के बारे में भी आपको जानकारी रखनी है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगले यूनिट के साथ। आई होप दोस्तों आपको ठीक तरीके से सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।